देखिए, अगर आप भी चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की तरफ से। देखिए, जो लोग भी साल 2026 में परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी लेवल पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। सारी चीज़ें हम ऑफिशियल वेबसाइट से और ऑफिशियल नोटिफिकेशन से कवर करने वाले हैं। किस तरह से अप्लाई करना है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज किस किस सब्जेक्ट में हैं, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, और किस तरह से अप्लाई करना है, सब कुछ बताएंगे। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, अभी तक अगर आपने हमारा ये चैनल रोज़गार अपडेट विद आदिल खान सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें। तो चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो कई सारी चीज़ें मैंने पॉइंट आउट करके पहले से ही लिख रखी हैं आपके लिए, ताकि समझाने में आसानी रहे। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, यहाँ से परमानेंट पोस्ट आई हुई हैं, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने आपको बता ही दिया, जारी हो चुका है। सैलरी की अगर हम बात करें, तो जो एकेडमिक पे लेवल 10 के हिसाब से जो सैलरी मिलती है, 57,700 से लेकर 1,82,400, ये सैलरी आपकी होने वाली है, रेंज, ठीक है ना। इसमें अलाउंस वगैरह भी जुड़ जाएंगे, वो सारी चीज़ें आप देख लेना। अगर हम एज लिमिट की बात करें, तो सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती है। रिटायरमेंट से पहले पहले तक आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स अप्लाई होंगे रिजर्वेशन में और रिलैक्सेशन में। जैसे कि अगर आप बात करें कि सीट्स के रिजर्वेशन में, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के यहाँ पर रूल्स फॉलो होने वाले हैं। ऑल इंडिया से, आप उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, झारखंड के हैं, किसी भी स्टेट के हैं इंडिया के, तो इस सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको रिजर्वेशन का पूरा पूरा फ़ायदा मिलेगा। जिस भी कैटेगरी से आप हैं, उस कैटेगरी में ही आप अप्लाई करिएगा, ठीक है ना। तो रिजर्वेशन का आपको कंप्लीट फ़ायदा मिलेगा, और यहाँ पर हम आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाले हैं। जैसे सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पर अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो एलिजिबिलिटी क्या होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल के तौर पर देखें, जैसे आर्ट्स हो गया, कॉमर्स हो गया, ह्यूमैनिटीज़ हो गया, या फिर एजुकेशन हो गया, लॉ हो गया, सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, लैंग्वेजेस हो गया, लाइब्रेरी साइंस है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, तो ये सारे सब्जेक्ट हैं। इनमें एलिजिबिलिटी क्या है। पहली बात तो ये कि आपकी मास्टर डिग्री, सपोज दैट एमए या फिर आपकी एमएससी कंप्लीट हो जानी चाहिए, या फिर आपने एमटेक कर रखा है, तो एमटेक कंप्लीट हो जाना चाहिए। जिस वक्त तक आप अप्लाई कर रहे हैं, उस वक्त तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई आपने अप्लाई किया और 6 महीने बाद वो कंप्लीट होगा, तो ये सब नहीं चलने वाला। जिस जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हैं, जो लास्ट डेट है अब फॉर्म अप्लाई करने की, उससे पहले पहले तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मास्टर डिग्री में आपके कम से कम 55% होने चाहिए। ये मिनिमम एलिजिबिलिटी, इतना तो होना ही चाहिए। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, तो 50% भी अगर आपकी है मास्टर डिग्री में, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो जो पॉइंट है, वो मास्टर डिग्री से रिलेटेड है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या नोटिफिकेशन में दे रखा है। तो ये बोल रहे हैं कि बिसाइड फुलफिलिंग द अबव क्वालिफिकेशन, द कैंडिडेट मस्ट का मतलब होता है जरूरी, मैंडेटरी है, आपके पास नेट होना चाहिए, या फिर स्टेट लेवल का सेट होना चाहिए, या फिर पीएचडी होनी चाहिए। और मैं आपको एक क्लियर कट बात बता देता हूं कि यूजीसी नेट मैंडेटरी होना ही चाहिए हर हालत में, इससे आप बच नहीं सकते, सिवाय उन लोगों के जिन लोगों ने 2009 से पहले पीएचडी में रजिस्ट्रेशन करा रखा था। उन लोगों के लिए पीएचडी, अगर जैसे जिन लोगों ने पीएचडी 2009 से पहले कर रखी है, तो उन लोगों के पास अगर नेट नहीं भी है, तब भी वो अप्लाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास्टर डिग्री एंड देयर पीएचडी। ओके, तो ये वाला जो क्लॉज है, ये वाला जो मतलब रूल है, ये आपको पढ़ लेना चाहिए। अगर हम बात करें पीएचडी, तो देखिए पीएचडी आपकी रेगुलर मोड की होनी चाहिए, डिस्टेंस मोड की पीएचडी नहीं चलेगी, ऑनलाइन मोड की पीएचडी नहीं चलेगी, रेगुलर मोड की होनी चाहिए। क्लियर कट लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कोई भी, ठीक है। आपकी जो इवैल्यूएशन ऑफ पीएचडी थीसिस है, कम से कम 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर ने उसे चेक किया हो। जो पीएचडी की फाइनल थीसिस होती है, वो इवैल्यूएट होने, वो चेक करने दूसरी यूनिवर्सिटीज में जाती हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर यूनिवर्सिटी से आप पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है आपकी जो थीसिस है वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज में भी चली जाती है। तो ये सारी चीजें वहां पर वो इवैल्यूएट होनी चाहिए, चेक होनी चाहिए।
एन ओपन पीएचडी वाइवा वॉइस आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए एट द टाइम जब आप अप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो ये बात समझने वाली बात है। कैंडिडेट हैज़ पब्लिश्ड 2 रिसर्च पेपर पब्लिकेशन, कम से कम आपने 2 रिसर्च पेपर पब्लिकेशन करवाए हों, और वो भी यूजीसी के केयर लिस्टेड जर्नल में, उसमें से एक तो होना ज़रूरी ही है। रही बात इसके अलावा, तो देखिए, कैंडिडेट हैज़ मेड एटलीस्ट 2 प्रेजेंटेशन इन कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार बेस्ड ऑन हिज हर पीएचडी वर्क। कह रहे हैं कि भाई जो आपका पीएचडी वर्क है उससे रिलेटेड आपने कम से कम दो कॉन्फ्रेंसेस या फिर सेमिनार कंडक्ट की हो, मतलब उसमें अटेंड की हो, प्रेजेंटेशन वहाँ पर दिया हो अपना कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, सेमिनार के अंदर, और वो भी यूजीसी सीएसआईआर या फिर आईसीएसएसआर के जरिए फंडेड और स्पॉन्सर्ड होनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि जहाँ पर नेट सेट होता ही नहीं है, तो वहाँ पर आप ऑन द बेसिस ऑफ मास्टर डिग्री और पीएचडी के बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मिनिमम एलिजिबिलिटी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए मास्टर डिग्री और यूजीसी नेट होता है, ठीक है ना। ये कह लो कि जब देखो बात आ जाती है ना कि यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस, अब सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पर इन्होंने क्या रख रखा है, एपीआई स्कोर, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, एपीआई स्कोर। अब जो लोग एपीआई स्कोर में पास हो जाएंगे, प्लस देखिए इस वाली सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एपीआई स्कोर भी देखा जाएगा, प्लस आपका रिटन टेस्ट भी होगा, रिटन टेस्ट भी होने वाला है, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। देन आप इंटरव्यू में जाएंगे और फाइनल सिलेक्शन आपका इंटरव्यू ही डिसाइड करेगा। ओके, तो ये भी समझने वाला पॉइंट है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एपीआई का प्रोसीजर भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, लिटिल बिट। थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझना चाहिए कि एपीआई स्कोर होता क्या है। ओके, हाउ टू कैलकुलेट एपीआई स्कोर। तो एपीआई स्कोर आपका यूनिवर्सिटी लेवल का अलग होता है, और कॉलेजेस लेवल पर अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उसका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगर आप यूनिवर्सिटी, जाहिर सी बात है सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो एपीआई स्कोर आपका होगा वो 100 में से होगा। एपीआई स्कोर आपका जो चेक होगा वो 100 में से होगा। एपीआई स्कोर का मतलब ये है एक तरीके की आपकी मेरिट तैयार हो रही है। जिसका ज़्यादा एपीआई स्कोर होता है उसे ही कॉल आती है इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखा है, जैसे बीएससी है, बीए है, या फिर बीटेक वगैरह है, तो उसमें आपके पास जैसे 80% या उससे ऊपर आपकी परसेंटेज थी तो उसमें 15 नंबर मिल जाते हैं। इसी तरीके से 60 या 80 के बीच में आपकी परसेंटेज है तो 13 नंबर इसके मिल जाते हैं। और इसी के पैटर्न पर आप ये पोस्ट ग्रेजुएशन का भी खुद कैलकुलेट कर लेना, ठीक है ना। आपने अगर एमफिल कर रखा है तो 60% या उससे ज़्यादा, तो 7 नंबर उसके भी मिल जाते हैं। पीएचडी अगर आपके पास है, कर रखी है आपने, कंप्लीट पीएचडी कर रखी है, तो 30 नंबर पीएचडी के मिल जाते हैं। जेआरएफ, ओनली जेआरएफ के 7 नंबर मिलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आगे देख सकते हैं नेट, तो नेट में आप अगर नेट क्वालिफाई कर रखा तो 5 नंबर मिल जाते हैं, और सेट अगर आपने क्वालिफाई कर रखा तो 3 नंबर मिलते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो देखिए रिसर्च पेपर आपने पब्लिकेशन कराए हैं, शोध किया है आपने, रिसर्च किया है, तो हर एक पेपर के आपको 2 नंबर मिलते हैं। मैक्सिमम 10 नंबर आप यहाँ से गेन कर सकते हैं। अगर आपने कहीं पर पढ़ाया है, अनुभव है, टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो हर एक साल का आपको 2 नंबर मिलता है। मैक्सिमम आप 10 नंबर यहाँ से भी ले सकते हैं। कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनके पास एमफिल भी है और पीएचडी भी है, तो ऐसा नहीं है कि उन्हें एमफिल और पीएचडी के अलग अलग नंबर मिलेंगे। मैक्सिमम नंबर, अगर आपके पास एमफिल और पीएचडी दोनों भी हैं तो आप 30 नंबर से ज़्यादा नहीं ले पाएंगे यहाँ पर। ओके, तो ये समझने वाला पॉइंट है। वहीं पर अगर आपने जेआरएफ या फिर नेट या सेट तीनों भी अगर क्वालिफाई कर रखे हैं तो 7 नंबर से ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे। ओके, तो ये बात हो गई। इसके अलावा एकेडमिक स्कोर की अगर हम बात करें तो 80 नंबर तो ओनली एकेडमिक स्कोर के हैं। रिसर्च पेपर पब्लिकेशन के 10 नंबर हैं, टीचिंग एक्सपीरियंस के 10 नंबर हैं। तो इस तरह से जो आपका टोटल एपीआई स्कोर बनता है 100 में से बनता है। अब जिन लोगों का एपीआई लगभग 60 आ रहा है और वो जनरल कैंडिडेट हैं, तो उन्हें चांसेस हैं कि उन्हें बुलाया जाए। प्लस ये वाले जो नोटिफिकेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये वाला जो नोटिफिकेशन है, इसमें एक बात और लिख रखी है, वो ये कि आपको इंटरव्यू से पहले रिटन टेस्ट भी देना पड़ेगा। रिटन टेस्ट भी होगा आपका, रिटन टेस्ट आपका होने वाला है। तो रिटन टेस्ट आपका जो सिलेबस वगैरह रहेगा तो उसमें रिसर्च एप्टीट्यूड आपसे पूछी जाएगी, टीचिंग एप्टीट्यूड आपसे पूछा जाएगा, और जैसे यूजीसी नेट में पेपर आता है ना सब्जेक्ट से रिलेटेड, इस तरह का पेपर आएगा, तो वो आप देख लेना। ओके, चलिए अभी यहाँ पर किस किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है तो ये भी देख लेते हैं।
तो पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसी है। तो देखिए एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में वैकेंसी है, अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ मैथ में वैकेंसी है, बायोटेक्नोलॉजी में वैकेंसी है, केमिस्ट्री में है, कॉमर्स में है, कंप्यूटर साइंस में है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, सेंटर फॉर द बायोडाइवर्सिटी एंड नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन इसमें है, अर्थ साइंस में है, एजुकेशन में है, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंस के अंदर है, वहीं पर आप ये देख सकते हैं कि हिंदी में है, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट के अंदर है, लॉ सब्जेक्ट के अंदर वैकेंसी है, लॉ इन नॉन लॉ सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स में वैकेंसी है, ओके। मणिपुरी जो लैंग्वेज है उसमें वैकेंसी है, मास कम्युनिकेशन में है, मैथमेटिक्स में है, माइक्रोबायोलॉजी में है, फिजिक्स में वैकेंसी है, फार्मास्यूटिकल में वैकेंसी है। और ये जो वैकेंसी है ना, ये मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये कैटेगरी वाइज वैकेंसी है, मतलब जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पर देख लेना, ये इस वाले सेक्शन में दे रखा है, यहाँ पर आप यहाँ देख लेना, ओके। और ये कोड वगैरह दे रखे हैं, ये भी देख लेना आप। पॉलिटिकल साइंस में वैकेंसी संस्कृत में है। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर, इनका एक कैंपस और है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये असम की सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। ऑल इंडिया से कोई भी अप्लाई कर सकता है, ऐसा नहीं है कि असम वाले ही अप्लाई करेंगे, और ऐसा भी नहीं है कि असम में पढ़ाने के लिए आपको आसामी चाहिए, नहीं। ये है यहाँ पर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश, क्लियरली मेंशन कर रखा है इन्होंने, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है, इंग्लिश है, ठीक है ना। अबे कैसा चल रहा है ये, ठीक है जो भी है, ये मीडियम ऑफ इंग्लिश यहाँ पर होने वाली है, इंस्ट्रक्शन इंग्लिश। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पढ़ाया जाएगा और जो बोला जाएगा क्लास में और जो कम्युनिकेशन होगी वो टोटली इंग्लिश में होने वाली है। एंथ्रोपोलॉजी में है, कॉमर्स में है, हिस्ट्री में है, फिजिक्स में है, पॉलिटिकल साइंस में वैकेंसी है। इसके अलावा अगर हम और देखें थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके तो आपको और मिल जाएंगी वैकेंसी। देखिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, अर्थ साइंस है, एजुकेशन है, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट है, लाइफ साइंस एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, फिजिक्स है, सोशल वर्क मतलब MSW BSW है। तो बहुत सारी जनरल वैकेंसी, आप ये भी तो देखिए जनरल वैकेंसी है ना यहाँ, तो यहाँ पर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई रोक टोक थोड़ी ना है, क्योंकि यहाँ तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से, तो कोई भी अप्लाई कर सकता है, कोई कोई इसमें मतलब वो नहीं है कि बस खाली असम वाले अप्लाई करेंगे। और मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, अभी भी दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट रुकिए ज़रा, थोड़ा सा इसे हम छोटा कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर अभी थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन और करूँगा, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द यूनिवर्सिटी इज इंग्लिश। इसका मतलब ये होता है कि आपको जो पढ़ाया जाएगा क्लास में वो इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, आपको लिखाया जाएगा इंग्लिश में लिखाया जाएगा। आसामी की जो लैंग्वेज होती है आसामी, उसका तो कोई रोल ही नहीं है, तो बात खत्म हो गई, ठीक है ना, नो टेंशन, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी अप्लाई कर सकता है, ओके। चलिए ये बात हो गई, चलिए थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करें तो देखिए इसका जो विज्ञापन संख्या वगैरह यहाँ पर आप देख लेना, और इसमें हिंदी में भी इन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर रखा है, और ये इंग्लिश वाला नोटिफिकेशन है। अभी ये 26 तारीख में नोटिफिकेशन आया था, 26 मई को, ओके। तो ये फुल नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ से समझ में आ जाएंगी। और देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर अप्लाई आपको कैसे करना है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, तो 10 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं 10 जुलाई तक। और इसके अलावा क्या दे रखा है इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो भी देख लेते हैं। थोड़ा सा नीचे आते हैं ज़रा, ये अरे थोड़ा सा ज़्यादा ही नीचे हो गया, अभी दिखाता हूँ, 1 मिनट रुकिए। ये यहाँ पर इस वाले पॉइंट को समझना ज़रूरी है अप्लाई करने से पहले। देखिए जनरल इंस्ट्रक्शन क्या बोल रहे हैं, ऑनलाइन मोड ऑफ द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन शैल बी एसेंशियल फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। आपको सामर्थ ई गवर्नमेंट पोर्टल से अप्लाई करना है, जिससे सारी यूनिवर्सिटी जुड़ी हुई हैं, वहीं से आपको फॉर्म अप्लाई करना है, ओके। और फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, उसके लिए यहाँ पर लिख रखा है, इन्होंने मेंशन कर रखा है, सबमिशन ऑफ द हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन इज मैंडेटरी। पहले तो आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है, उसका प्रिंट आउट निकलवाना है, उसमें जो भी मैंडेटरी और ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं वो आपको अटैच करने हैं, सेल्फ अटेस्टेड कर देना, मतलब साइन वगैरह उसके ऊपर कर देना, मैंडेटरी है। और उसकी सिंगल कॉपी आपको तैयार कर लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये आप देख लेना, ये देखिए यहाँ पर डेप्यूटी रजिस्ट्रार रूम नंबर 3 राजा मोहन रॉय एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग असम यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से इसकी जो कॉपी है हार्ड कॉपी वो सेंड करनी है, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ऑनलाइन भी अप्लाई करना है
और फिर उसकी हार्ड कॉपी भी सेंड करनी है। और कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आती है फॉर्म वगैरह अप्लाई करने में, तो ये इनकी ईमेल आईडी दे रखी है, यहाँ पर आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए एक पॉइंट इन्होंने लिख रखा, पॉइंट नंबर 18। इसका मतलब ये है कि भले ही आपका बहुत अच्छा स्कोर है, हर चीज़ में आप अच्छे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको इंटरव्यू की कॉल आए। ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड है, वो आपको बुलाए या ना बुलाए। ये वाला पॉइंट पढ़ लेना, पॉइंट नंबर 18। ओके, में ये है। ओके, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, मैंने बता दिया आपको, यहाँ पर रिटन टेस्ट भी आपका होने वाला है, रिटन टेस्ट भी होगा। और मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट दिखा देता हूँ आपको, एक मिनट रुकिए ज़रा सा। हाँ देखिए, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, असम यूनिवर्सिटी। ये कहाँ पर है? सिलचर के अंदर, बहुत अच्छी जगह है सिलचर, वहाँ पर है ये। और मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, ये रिक्रूटमेंट वाला सेक्शन, ये देखिए आप, ये है। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं एडवर्टीजमेंट, और ये अप्लाई करने के लिंक है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी यहाँ से पोर्टल ओपन हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से अप्लाई करना है। ये है CU चयन पोर्टल, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको पूरा फॉर्म फिलअप करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है? रजिस्ट्रेशन करना है, और फिर लॉगिन करना पड़ेगा। इस तरह से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर।